हाय बच्चों, आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस नेस के प्रश्न बैंक के 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से हमें एक आंसर बताना है। चारों विकल्प में से एक सही है और 3 कैसे हैं, गलत हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रश्न पहला, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। इसमें 4 कथन दिए हैं। पहला, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। दूसरा, पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। तीसरा, सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। चौथा, सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो इसमें तीसरा ऑप्शन है, सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, ये नहीं है। सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती है। मिट्टी को ह्यूमस जो जैव सड़े गले पदार्थ है उनसे ह्यूमस मिलती है, इसलिए इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर सही है पहला ऑप्शन, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। और दूसरा, पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। तो पौधों की जड़ों से ही जल और खनिज उर्वरक पौधों को प्राप्त होते हैं और बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? ऑप्शन है फसल चक्रण, खेत को कुछ समय के बिना कुछ उगाए छोड़ देना, कटाई करना, जैविक खाद का उपयोग करना। इसका आंसर तीसरा होगा, कटाई करना, क्योंकि कटाई करने से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। बाकी 3 ऑप्शनों से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होंगे, इसलिए इसका तीसरा आंसर होगा कटाई करना। प्रश्न तीसरा, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? जो चित्र बना हुआ है वो कल्टीवेटर का है। तो इसके ऑप्शन क्या है? पहला है कटाई, दूसरा जुताई, तीसरा निराई, चौथा सिंचाई। तो ये कटाई का भी यंत्र नहीं है, निराई का भी यंत्र नहीं है, सिंचाई का भी नहीं, ये जुताई कल्टीवेटर का यंत्र है, जुताई का। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होगी, तो इसका आंसर होगा बी, जुताई। प्रश्न चौथा है, बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए। किस गमले में पौधे को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगी? आ गमला है उसमें मिट्टी और गोबर की खाद है, और बा गमला है उसमें मिट्टी और यूरिया है। तो जैसा हम अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सड़ी गली पत्तियों और जीवों के अवशेष रहते हैं, वो मृदा में क्या करते हैं, सड़ गल कर जैव पदार्थ जो उत्पन्न करते हैं उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा गमला आ, जिसमें मिट्टी और गोबर की खाद है, उससे पौधे को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगी। प्रश्न 5 है, उसमें 2 गमले दिए हैं। पहले गमले में है मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट है, मतलब पौधों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट हैं, और बा गमले में मिट्टी है प्लस पॉलीथिन है, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के टुकड़े हैं। तो प्रश्न बनेगा, उपर्युक्त चित्र में 2 गमले आ और बा दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। इसके 4 ऑप्शन हैं। गमले आ की सामग्री का अपघटन हो गया, दूसरा गमले बा की सामग्री का अपघटन हो गया, तीसरा दोनों गमलों में अपघटन की प्रक्रिया समान रूप से होगी, चौथा दोनों गमलों की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर पहला होगा, है ना, जिसमें मिट्टी और पादप अपशिष्ट हैं, क्योंकि जो पादप अपशिष्ट हैं वो धीरे धीरे विघटित होकर अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, उनका अपघटन हो जाएगा। लेकिन जो बा गमला है उसमें पॉलीथिन है, कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, उनका अपघटन कभी नहीं होगा, पॉलीथिन का, कांच के टुकड़ों का, प्लास्टिक का, है ना। इसलिए इसका आंसर केवल होगा गमला नंबर आ की सामग्री का अपघटन हो गया।
छठवां प्रश्न है, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम रोटी के टुकड़े को कुछ दिनों तक के लिए किसी डिब्बे में बंद कर देंगे तो उसमें फफूंद, है ना, यानी बैक्टीरिया पनप जाएंगे, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए यदि इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना है तो डिब्बे को हमें खुला छोड़ना पड़ेगा, अर्थात सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? फफूंद नहीं लगेगी। अच्छा, इसलिए इसका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश। तो वो बताना ये है कि फफूंद क्यों लगी, तो इसका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन ए। प्रश्न 7वां, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? 4 पौधे दिए गए हैं। तो पहले पौधे में जड़ों में गठान टाइप की दिखाई दे रही हैं। दूसरे में प्याज का चित्र है, उसमें रेसे रेसे हैं। तीसरे में गन्ने का चित्र है, उसमें भी रेसे के समान जड़ें हैं। चौथा, एक वृक्ष का चित्र दिया गया है, उसमें प्राथमिक जड़ है और उससे कुछ सहायक जड़ें निकली हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा, उसमें गठाने टाइप की दिखाई दे रही हैं, अर्थात इस पौधे की जड़ों में ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। जितने भी फलीदार पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इसका आंसर होगा चित्र आ। प्रश्न 8, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता चिकनी मिट्टी का है, दूसरा घिसा संगमरमर का है, तीसरा है गिट्टी का और चौथा है बर्फ का। किस रास्ते पर बूझो कि फिसलने की संभावना कम होगी, ये अपन सभी बता सकते हैं, है ना। तीसरा ऑप्शन होगा इसका गिट्टी का, तीसरा रास्ता गिट्टी का सही होगा। ये घर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि जब हम चलते हैं तब किसके कारण चलते हैं? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल हमेशा 2 पृष्ठों के बीच में लगता है। जब हम पैर और गिट्टी के बीच में घर्षण बल मजबूती से कार्य करेगा, इसलिए हम गिट्टी पर नहीं फिसलेंगे। इसके अलावा चिकनी मिट्टी, घिसा हुआ संगमरमर, बर्फ, है ना, इस पे पैर मजबूती से पकड़ नहीं बनाएगा, यानी घर्षण बल उतना कार्य नहीं करेगा, इसलिए हम फिसल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा गिट्टी। प्रश्न 9वां है, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों को कॉलम बी में दी गई खोजों के अनुसार मिलान करना है। तो इसका पहला है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की? इसका आंसर होगा किणमन। दूसरा है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने खोज की एंथ्रेक्स जीवाणु की। तीसरा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक की। चौथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की, इसका पहला हो जाएगा पेनिसिलिन की। प्रश्न 10वां, ब्रेल पद्धति चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति के आविष्कारक हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। एडवर्ड ब्रेल, रॉबर्ट ब्रेल, अलेक्जेंडर ब्रेल और लुई ब्रेल। तो जो व्यक्ति देख नहीं पाते, चक्षु विकृति यानी नेत्रों में जिनकी विकृति होती है, वो किस पद्धति से लिखते हैं? ब्रेल पद्धति से, संकेतक पद्धति से। तो इसके आविष्कारक होंगे लुई ब्रेल। इसका चौथा ऑप्शन होगा। प्रश्न 11 है, चित्रानुसार कागज के 2 कप तैयार करना है। पहले में पानी और दूसरे को खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखे जाते हैं। अर्थात जो फिल्टर पेपर रहता है उसकी हम कीप बनाएंगे और एक कीप में हाथ से मोड़ के कीप बनाएंगे, उस एक में जल भरेंगे, पानी भरेंगे और दूसरे को खाली रखेंगे। 2 मोमबत्तियां जलाएंगे, तो दोनों को अलग अलग मोमबत्ती की लौ में रखेंगे। तो इसमें दूसरा वाला कप है जिसमें पानी नहीं, वह आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में जली जाती है,
और दूसरा है जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। तो उपरोक्त दोनों कथनों में सही है, कौन सा सही है बताना है। तो इसका आंसर दोनों ही कथन सही होंगे। जैसे कि पहला, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, यही कारण है कि पानी गर्म होने लगता है, क्योंकि चालन विधि द्वारा ऊष्मा कहाँ चली जाती है, जल में, और जल गर्म होने लगता है। और दूसरा, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। जल की उपस्थिति के कारण ये जो ताप है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कागज नहीं जलता, पानी गर्म होने लगता है, बल्कि इसलिए इसके दोनों कथन कैसे होंगे, सही होंगे। प्रश्न 12, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, इसमें ध्वनि कंपित तनिज झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। हारमोनियम, सितार, बांसुरी, तबला। तो इसका आंसर होगा तबला, क्योंकि तबले में तनिज झिल्ली रहती है ना, क्योंकि हारमोनियम में तनिज झिल्ली नहीं रहती है, सितार में भी नहीं रहती है, बांसुरी में भी नहीं रहती है, तो इसका आंसर केवल होगा तबला। प्रश्न 13, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला, निकट दृष्टि दोष, दूसरा, दूर दृष्टि दोष, तीसरा, दृष्टि वैषम्य, और चौथा, मोतियाबिंद। यदि हमें पास से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही ब्लैक बोर्ड का, है ना, और जबकि हम दूर बैठे हैं और बोर्ड का देख पा रहे हैं, तो इसमें दूर दृष्टि दोष होगा, है ना। दूर का जबकि देख पा रहे हैं, इसमें उल्टा होता है, इसीलिए उसमें उसका रोग कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष। जबकि पढ़ पास से नहीं पा रहे हैं, है ना, दूर से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। और यदि निकट से पढ़ लेंगे, दूर से नहीं दिखेगा, तो इसमें निकट दृष्टि दोष होगा, है ना। तो लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? टेरिकॉट, नायलॉन, टेरिवुल और कपास, है ना। कपास का जो कपड़ा बनेगा वो सूती रहेगा, तो वो त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इसलिए इसका आंसर होगा चौथा, कपास। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? ऑप्शन है, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन, लकड़ी का जलना, जंग का लगना। उल्टा माने उसको पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। भोजन का पाचन, इसे ये वापस नहीं हो सकता भोजन। लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। जंग का लगना, लोहे में जंग लग जाएगी तो फिर ठीक नहीं होगी, है ना। जबकि बर्फ यदि पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगी, और वो उसे फिर अगर अपन फ्रिज में रख देंगे तो फिर बर्फ बन जाएगी। तो इसका आंसर होगा पहला, बर्फ का पिघलना। प्रश्न 16, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाओं चित्र आ और बा में देखता है, किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो एक में पाइप सीधा है और एक में पाइप थोड़ा तिरछा है ना। तो इसका आंसर पहला होगा, जो सीधा पाइप है। क्यों? तो उससे प्रकाश सीधा दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश ये सिद्ध करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न है 17वां, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या होगी? तो इसको अपन सवाल के रूप में हल करेंगे, सूत्र लगा देंगे चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। दूरी कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर, तो 90 आ जाएगा ऊपर, और बटे समय में 3 घंटा, तो उसको काट देंगे 3 से, 3 त्रिकाई 9, 30, है ना। तो चाल का मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर होगा तीसरा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 18, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। परख नली आ बाह्य क्षेत्र, परख नली बा मध्य क्षेत्र, परख नली सा आंतरिक क्षेत्र, परख नली दा मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में। किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? अगर हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र देखें तो सबसे आंतरिक वाला भाग रहता है, जो काला वाला भाग,
है ना, उसे आंतरिक क्षेत्र कहेंगे, काला वाला। और जो बीच में मध्य वाला भाग रहता है उसमें आंशिक दहन होता है, पीले वाले भाग में, है ना। और सबसे ऊपर वाला जो नीला क्षेत्र होता है उसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पूर्ण दहन होगा। तो इसका आंसर पहला होगा कि जब किसी परख नली को बाह्य क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें पूर्ण दहन हो रहा है, इसलिए पूरी आंच होगी वो परख नली को लगेगी, है ना, तो उसका पानी जल्दी उबलेगा। तो इसका आंसर पहला होगा आ, परख नली बाह्य क्षेत्र में। प्रश्न 19 पहेली, कहाँ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया, उसे ऊष्मा महसूस हुई, यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? 4 ऑप्शन है। पहला रक्त कोशिकाओं द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, त्वचा कोशिकाओं द्वारा, पेशी कोशिकाओं द्वारा। तो हमें किसी भी चीज की जो संवेदना होती है, जो हमें प्रतिक्रिया मिलती है, वो हमें तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मिलती है ना। तंत्रिका कोशिकाएं ही संकेत हमें कहाँ पहुंचाती हैं? ब्रेन में। तो ब्रेन तुरंत हमें आदेश करता है कि हमें गर्म लग रहा है, वहां से अपना हाथ हटा लो, या कुछ भी चीज हमारे साथ घटित हो जाए, बाई चांस हमें सांप दिख जाए, तो तंत्रिका कोशिकाएं हमें क्या करती हैं? संकेत करती हैं हमारे ब्रेन को कि सामने सांप है, वहां से हमें हट जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ भी लागू होगा, है ना। तो मोमबत्ती की ज्वाला पर यदि हाथ रख गया धोखे से और हमें ऊष्मा महसूस हुई, तो ये संवेदना हमें कहाँ से मिलेगी? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। इसका आंसर होगा बी, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न 20, निम्न में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग करते हैं? विद्युत इस्त्री, विद्युत लेपन, विद्युत सेल, विद्युत घंटी। तो इसका आंसर होगा पहला, विद्युत इस्त्री। प्रश्न 21, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र बना हुआ है, उसमें यानी पानी की टंकी का चित्र बना है। प्रश्न है, पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ, बा, सा एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो जो सबसे ऊपर लगा हुआ है आ वाला नल है, उसके बाद बा है, फिर उसके नीचे यानी बा के सीध में सा का नल लगा हुआ है और सबसे नीचे दा का। तो बराबर पानी का बराबर दाब कौन से नल से प्रवाहित होगा बराबर मात्रा में? बा और सा, क्योंकि वो उनकी ऊंचाई कैसी है? बराबर है। तो आ वाले की ऊंची है इसलिए उसको ज्यादा प्रेशर लगेगा, लेकिन बा और सा में पानी का दाब कैसा होगा? बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा बा, आ, वा, बा। क्वेश्चन 22, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी? आ, पत्थर की, बा, प्लास्टिक के गुटके की, सा, लकड़ी की, और डी है क्या है? कांच के गुटके की। तो चाकू को हम घिसकर तेज किससे कर सकते हैं? पत्थर से, है ना। तो इसका आंसर होगा पहला, पत्थर। ना प्लास्टिक के गुटके से होगा, ना कांच के गुटके से होगा, और ना ही लकड़ी से। तो इसका आंसर होगा आ, पत्थर की। क्वेश्चन 23, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? इसमें ऑप्शन 4 हैं। ए, दाब कम करने के लिए, बी, बल कम करने के लिए, सी, गति बढ़ाने के लिए, डी, सुंदर दिखने के लिए। तो ना सुंदर दिखने के लिए, ना ही बल कम करने के लिए, ना ही गति बढ़ाने के लिए। इसका होगा प्रेशर कम करने के लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ए, दाब कम करने के लिए। क्वेश्चन 24, बाल्टी में रंग भरा हुआ है। सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि पिचकारी में रंग भर गया है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, पिचकारी की आकृति के कारण, बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सी, वायुमंडलीय दाब के कारण, डी, पानी में घर्षण के कारण। तो जैसे जैसे हम इस पिचकारी को खींचेंगे तो जो बाहर का दाब है उस वायुमंडलीय दाब के प्रेशर के कारण ही उसमें पिचकारी जैसे ही हम खींचते जाएंगे तो उसमें क्या भरता जाएगा? पानी। तो इसका आंसर होगा सी, वायुमंडलीय दाब के कारण। क्वेश्चन 25,
नीचे दिए गए चित्र में 4 बर्तनों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी गई है। बर्तन की सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम बताना है ना। तो इसमें 4 चित्र बने हुए हैं, आ, बा, सा, दा। तो इसमें दाब का घटता क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा दा। क्यों? क्योंकि इसके बर्तन का आकार कैसा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो पूरा भरा हुआ है, 60 ml है ना। तो सबसे पहले घटते क्रम में क्या ले लेंगे अपन, दा। उसके बाद फिर आएगा बा, उसमें 50 ml पानी है, थोड़ा सा बर्तन का आकार चौड़ा है, हल्का सा खाली है ना, इसलिए फिर उसका नंबर आएगा बा। फिर आएगा, उसमें 300 ml जल है, लेकिन बर्तन का आकार थोड़ा सा चौड़ा है और थोड़ा सा खाली है। फिर सा नंबर, फिर आएगा अगले चौथा सा नंबर है ना, उसमें 500 ml जल है, लेकिन बर्तन का आकार बड़ा है और पानी नीचे ही तली में फैला हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है। तो इसके बाद सा आएगा। तो चूंकि अपन को दाब का घटता क्रम बताना है, इसलिए इसमें होगा पहले दा होगा, फिर बा होगा, फिर आ होगा, फिर सा, अर्थात इसका ऑप्शन बी होगा, दा, बा, आ और सा। क्वेश्चन 26, कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है। इस घटना में कौन सा बल कार्य कर रहा है? ए चुंबकीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी पेशीय बल और डी स्थिर विद्युत बल। तो कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आती है तो वहां कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता? ए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, विश्व उष्णन का बढ़ना, सी ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना, डी विश्व शीतलन का बढ़ना। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। क्वेश्चन 28 में कोशिका के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण करता हूँ, मैं कौन हूँ? रिक्तिका, केंद्रक, हरितलवक, कोशिका भित्ति। तो कोशिका में सबसे मध्य में पाया जाता है केंद्रक, वही कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा बी, केंद्रक। क्वेश्चन 29, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ऑप्शन ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी कभी कम होती है कभी बढ़ जाती है, सी डी स्थिर रहती है। तो इसका आंसर होगा डी। तो नाइट्रोजन चक्र के द्वारा ही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है। वह नाइट्रोजन चक्र के में अपन उसमें पिछले वीडियो में से हम विस्तृत रूप से समझ चुके हैं। प्रश्न नंबर 30, किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गालीचे बनाए जाते हैं? रेशे अपन पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में पौधों के द्वारा निर्मित और जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले, जैसे इसमें ऊन जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा हो जाएगा, है ना। और दूसरे होते हैं संश्लेषित, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इसके ऑप्शन हैं ए नायलॉन, बी रेयान, सी पॉलिस्टर, डी एक्रेलिक। तो इसमें बी आ जाएगा रेयान। ऊन को रेयान के साथ मिलाकर गालीचे या कालीन बनाए जाते हैं। थैंक यू। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।